देखो अभी तक आपने एंड यू हैव स्टडीड अबाउट वर्क एंड ऑल, करेक्ट? आपने वर्क पढ़ा। वर्क क्या होता है? वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट? पर ये जो वर्क है ना बच्चों, ये है मैकेनिकल वर्क। इवन हम वर्क एनर्जी पावर में बोलते हैं, वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज, ठीक है? एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। काइनेटिक एनर्जी को आप हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ठीक है। बट स्टिल वी हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मैकेनिकल वर्क और हीट एनर्जी, ठीक है? मैकेनिकल वर्क की स्टडी हम मैकेनिक्स में करते हैं, करेक्ट? वी स्टडी अबाउट मैकेनिकल वर्क इन मैकेनिक्स। एंड हीट एनर्जी क्या है? दिस इज वर्क डन बाय हीट एनर्जी। तो ये अलग होता है। हीट एनर्जी का जो वर्क डन है, ये अलग नेचर का है, इसलिए हम इसको थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। इनफैक्ट अगर आप देखो, आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क डन पढ़ते हो ना? अरे कौन कौन सा और वर्क डन पढ़े हैं आपने, बताओ जल्दी से। जैसे आई गिव यू वन एग्जांपल। आपने पढ़ा होगा इन ग्रेविटेशन, वर्क डन बाय ग्रेविटी। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? करेक्ट? या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, करेक्ट? तो वहां पर आप क्या देखते हो? वर्क डन बाय ग्रेविटी। वो अलग, वो इस फॉर्म से अलग था। देखो वर्क डन बाय ग्रेविटी जो था, वो इस फॉर्म से अलग था कि नहीं था? -mgh इस फॉर्म में था बच्चों? यस। और कौन सा वर्क डन पढ़ा है हमने? बताओ जल्दी से, और कौन किसका वर्क डन पढ़ा है? इलेक्ट्रिकल वर्क। हाँ यस, इलेक्ट्रिसिटी में हमने वर्क डन देखा था ना, वर्क डन बाय ये चार्ज एंड ऑल। तो क्या हम उसको इससे रिलेट करते थे क्या? कंसेप्ट यही लगाते हैं, वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है? लेकिन उसका जो जो नेचर होता है, उसका जो फॉर्मूला बन के आता है, वो सब अलग अलग आता है। वो इस सेम फॉर्मूले से नहीं है। दिस इज अ वेरी बेसिक प्रिंसिपल विच वी अप्लाई फॉर कैलकुलेटिंग वर्क डन, ठीक है? तो अब देखो, अगर आप वर्क डन बाय चार्ज, यस वेरी गुड। कितना था वर्क डन बाय चार्ज? वर्क डन वाज, क्या था फॉर्मूला, क्या था, याद है किसी को? Q into V. यस, Q into V। Q is charge, V is potential, ओके? देन और कौन सा वर्क डन देखा हमने? स्प्रिंग का वर्क डन देखा था कि नहीं देखा था? वर्क डन ऑन एन स्प्रिंग, कितना था वर्क डन ऑन एन स्प्रिंग? हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है? और किसमें देखा है हमने? आई थिंक हमने इसमें भी देखा होगा, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम। तो ऐसे कई तरीके के आपको वर्क डन, आप यू स्टडी इन फिजिक्स, करेक्ट? एंड देन कम्स वर्क डन बिकॉज ऑफ हीट एनर्जी, ठीक है? तो ये भी एक अलग तरीके का वर्क डन है। जैसे हम मैकेनिक्स में पढ़े थे ना, मैकेनिकल वर्क डन, इसी तरह हीट एनर्जी की वजह से जो वर्क डन होता है, ये थोड़ा अलग नेचर का है। तो इसको आप अगर समझो फोर्स के वेरिएबल से, डिस्प्लेसमेंट के वेरिएबल से समझ सको, तो इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है? तो इसके लिए फिर हमें वेरिएबल्स भी अलग यूज करने पड़े। सो विल सी ऑल दोस थिंग्स, ठीक है? तो अभी हमने बोला कि मैकेनिकल वर्क डन और हीट वाला जो वर्क डन, ये थोड़ा अलग अलग नेचर के, ठीक है? तब अगर मुझे हीट का वर्क डन समझना है, हीट एनर्जी को समझना है, तब हमें कुछ वेरिएबल्स डिफाइन करने पड़ेंगे ना? यस बच्चों, यू हैव टू डिफाइन सम वेरिएबल्स और नो? जैसे अभी आपको अगर स्प्रिंग का वर्क डन समझना है, तो आपने बोल दिया भाई स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है और एक्स क्या होता है। तो इसके टर्म, इन वेरिएबल्स के टर्म्स में आप समझ सकते हो। अब अगर आपको वर्क डन बाय चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी का वर्क डन समझना है, तो आपको पहले तो चार्ज पता होना चाहिए क्या है। तो ये एक काइंड ऑफ वेरिएबल हो गया अपना। और हमें क्या पता होना चाहिए? हमें पोटेंशियल पता होना चाहिए, ठीक है? करेक्ट? ठीक है बच्चों? So we should know about potential, we should know about charges. So उसी तरह अगर हमें थर्मोडायनेमिकल वर्क डन और ये सब चीजें समझनी है, तो हम इसको देखो यहाँ पर हम कौन कौन से वेरिएबल्स यूज करते हैं।
इन थर्मोडायनामिक्स हमारा प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये तो बेसिक से वेरिएबल हो गए, ठीक है, करेक्ट। और इसके टर्म में हीट वीट भी जो रहता है अपना, हीट एनर्जी, इनफैक्ट केमिस्ट्री में आप इंथैल्पी भी करके कुछ पढ़ते हो, पढ़ा है केमिस्ट्री में इंथैल्पी के बारे में? पढ़ा है बच्चों की नहीं? से समथिंग। Yes, sir. फिजिक्स में आप एंट्रोपी पढ़ोगे, क्या होता है इंथैल्पी? क्या होता है इंथैल्पी? हीट रिलीज ड्यूरिंग अ रिएक्शन एंड ऑल दैट, वही सब तो रहता है ना इंथैल्पी। जैसे कोई रिएक्शन बन रहा है तो उसमें कितना हीट लिबरेट हुआ, कितना हीट उसने एब्जॉर्ब किया, करेक्ट, उसको ही तो आप इंथैल्पी के नाम से पढ़ते हो ना, रिएक्शंस में स्पेशली। एनीवेज, तो ये सब वेरिएबल्स हमें समझने हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो दीज आर वेरी प्राइमरी वेरिएबल्स। कौन कौन से? ये जो है ना अपने, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सब थोड़े से प्राइमरी वाले वेरिएबल्स हैं, और फिर इनके मदद से हम will develop relations regarding to entropy, heat energy also in one sense. We'll see all that. So, ये सब थर्मोडायनेमिक्स में वेरिएबल्स होता है। Okay. अब इसके बाद बच्चों कुछ सिस्टम आता है, ये भी शायद आपने पढ़ा होगा। बिफोर वी बिगिन थर्मोडायनेमिक्स आपको कुछ बेसिक्स इसका पता रहना चाहिए। जैसे फॉर इंस्टेंस अभी समझो सिस्टम क्या होता है। सिस्टम सराउंडिंग, कौन बताएगा? इसका बहुत ज्यादा महत्व है थर्मोडायनेमिक्स में, सिस्टम एंड सराउंडिंग। ये सिस्टम क्या होता है? व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम का मतलब हुआ, जैसे मान लो आपने एक यहाँ पे एक गैस का पिस्टन ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इस पिस्टन, इसके अंदर कई सारी गैस मॉलिक्यूल्स हैं। ये जो आपको यहाँ पे n नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, ये बेसिकली दिस इज लाइक अ सिस्टम, ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है ना, दिस इज लाइक अ सिस्टम। Sir, यस, यस सिस्टम। sir, enthalpy तो heat of system at constant pressure होता है ना? बट इट इज रिलेटेड टू हीट ओनली ना, वही आप जो तो आपने वो रिएक्शन के सिस्टम टाइम्स के में, सामने क्यों लिखा है? इसके सामने ये वॉल्यूम। नहीं नहीं, ये मैंने अलग, ये दिस इज ऐसा नहीं अच्छा, कि, ओके ओके, जस्ट समझा मैंने समझा। आपको पॉइंट वाइज लिखा है, ऐसे इसका वॉल्यूम से कुछ रिएक्शन रिलेशन ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। ओके सर, ओके। तो सिस्टम समझा आपको? तो सिस्टम अभी कितने टाइप के हो सकते हैं, पढ़ा है आपने? कितने टाइप के सिस्टम हो सकते हैं? What are three types of systems which can be available to us? Anyone? एडियाबैटिक, आइसोथर्मल। नहीं नहीं नहीं, सिस्टम हमेशा तीन तरह के हो सकते हैं। या तो सिस्टम हमेशा ओपन रहेगा, या तो सिस्टम क्लोज्ड रहेगा, या तो सिस्टम आइसोलेटेड रहेगा। सो व्हाट डू वी मीन बाय ओपन सिस्टम? यहाँ पे क्या होता है देखो, सराउंडिंग, सराउंडिंग तो आपको समझा, सराउंडिंग मतलब इसके जो बाहर के जो सराउंडिंग, ठीक है। सो ओपन सिस्टम में क्या होता है, सराउंडिंग के साथ मास और टेम्परेचर दोनों का आदान प्रदान हो सकता है। मतलब mass and temperature can be, mass and temperature, देखो यहाँ पे बेसिकली पहले तो मास, मास कैन गो आउट ऑफ द सिस्टम एंड कम आउट ऑफ द, कम इनसाइड द सिस्टम ना। जैसे फॉर एग्जांपल पे समझो, एक एक सिंपल एक ग्लास में आपने पानी रख दिया है, ठीक है, तब यहाँ पे कुछ वाटर विल इवेपोरेट, सो मास कैन गो आउट ऑफ द सिस्टम
Same way heat energy can also go inside the system and come leave the system, and it can also enter the system. ठीक है, अभी समझो आपने उसी ग्लास को गैस पे रख दिया, तो व्हाट विल हैपन, इट विल हीट विल एंटर इनटू द सिस्टम, और जब कूल होगा तो हीट विल लीव दैट सिस्टम. सो मास एंड हीट एंड टेम्परेचर नहीं लिखेंगे, विल जस्ट राइट इट इन टर्म्स ऑफ हीट. मास एंड हीट both can flow inside and both can flow outside the system. ठीक है, mass and heat can flow in and out. समझ में आई बात? क्लोज्ड में क्या होगा, एनी गेस? क्लोज्ड में क्या होगा? यस बच्चों, एनी गेस क्लोज्ड में क्या होगा? यहाँ पे मास कैन नॉट फ्लो बट हीट कैन फ्लो इन एंड आउट. यहाँ पे केवल और केवल हीट जो है, हीट कैन फ्लो इन एंड आउट. ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी सपोज एक बॉटल में तुमने इसको ऐसे सील पैक कर दिया कुछ पानी को या एनीथिंग, तो नो मास कैन नॉट गो आउट ऑफ दिस सिस्टम, करेक्ट? मास कैन नेवर लीव दिस सिस्टम, बट हीट जो है, हीट आ सकती है, हीट जा सकती है. दिस इज अ क्लोज्ड सिस्टम. सो ओपन में क्या हुआ? ओपन में मास एंड टेम्परेचर बोथ आर हीट, सॉरी नॉट टेम्परेचर, टेम्परेचर हमें नहीं यूज करना चाहिए, बट हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, करेक्ट? सो ओपन में क्या होता है? मास एंड हीट दोनों भी इन एंड आउट कर सकते हैं. क्लोज्ड में क्या हो सकता है? केवल और केवल हीट जो है वही केवल इन एंड आउट कर सकती है. एंड देन वी हैव आइसोलेटेड सिस्टम. आइसोलेटेड में क्या होता है? नन, that which is also known as जो एडियाबैटिक प्रोसेस आप आगे पढ़ोगे, केमिस्ट्री में शायद पढ़ा होगा आपने. यहाँ पर क्या होता है? नीदर मास नॉर हीट कैन फ्लो इन और आउट. जैसे फॉर इसका कोई एग्जांपल बच्चों आइसोलेटेड सिस्टम का, वेरी क्लोज इन रियल वर्ल्ड. थर्मस ना, अपने थर्मस, थर्मस फ्लास्क, यस 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 यस, गुड. थर्मस फ्लास्क जो होते हैं अपने, दे आर वेरी क्लोज टू आइसोलेटेड सिस्टम्स. थर्मस फ्लास्क में देखो क्या होता है, ऐसा कुछ तो रहता है ना, और यहाँ पे वैक्यूम रहता है. ऑब्वियसली यहाँ पे भी रेडिएशन के थ्रू, और बिकॉज ये वाला जो पार्ट ऊपर का जो पार्ट है, दिस इज, यहाँ से कुछ हीट वीट थोड़ी बहुत थ्रू कंडक्शन, यहाँ पे थ्रू रेडिएशन थोड़ा बहुत जा सकता है. बट थर्मस फ्लास्क would be a good example of a very close to isolated system. But isolated system में ना तो मास ना तो हीट कैन फ्लो इन एंड आउट ऑफ द सिस्टम. समझ में आई बात? You want to write it down? देख लो जल्दी से. ठीक है बच्चों, आई थिंक आई गिवन यू एक एग्जांपल में आपको मैंने बताया था कि केमिस्ट्री में वर्क डन और फिजिक्स में वर्क डन का जो कन्वेंशन है वो कैसे हम लेते हैं. फिर से हम लोग उसको एक बार आज डिस्कस कर लेंगे. लिख लेना तो बताना बच्चों जल्दी से.
Done, sir. डन, ओके। चलो तो अब हम लोग देखते हैं कुछ और चीजें इसके बारे में। सीपी एंड सीवी तो वी हैव ऑलरेडी डन ना, ऑलरेडी डन सीपी सीवी इन आवर दिस थिंग। सीपी सीवी समझ में आया था ना आपको? सीपी सीवी समझ में आया था कि नहीं आया था? ओके, देखो सीपी सीवी क्या होता है। सी दिस, सीपी सीवी कौन बताएगा क्या होता है? व्हाट इज सीपी सीवी? सीपी इज व्हाट? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो आपको मालूम है, करेक्ट? एंड दिस व्हाट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दिस इज मोलर स्पेसिफिक, टू बी मोर प्रिसाइज, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसका यूनिट क्या होगा? बच्चे जल्दी जल्दी बताओ, यूनिट क्या होगा? ये सब आप कर चुके हो ना? यस, जल्दी से बताओ इसका यूनिट क्या होगा? यस बच्चों बताओ जल्दी से, इसका यूनिट क्या होगा? क्या यूनिट होता था? हाँ यस, वेरी गुड वर्ड था, जूल्स पर मोल्स पर केल्विन, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पे इसका इंस्टेड ऑफ मतलब मोल्स की जगह केजी हम जूल्स पर केजी पर डिग्री सेल्सियस ये भी यूज कर सकते हैं, बट दिस इज, ये मोलर नहीं होगा, मोलर में आपको यहाँ पे मोल्स यूज करना है, ठीक है। ओके, और आपको भी मालूम होगा सीपी माइनस सीवी जो होता है, दिस इज आर, देखा था ना हमने थोड़ा बहुत आपको, आई एम जस्ट गिविंग एन आइडिया। एंड इसका इसको हम जनरली एस से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। और इसमें इसमें रिलेशन आपको मैंने बताया था, यू कैन जस्ट काइंड ऑफ रिलेट टू दिस एंड केजी को मोलर स्पेसिफिक हीट में मोल्स पर ग्राम में कन्वर्ट कर लेने का, एंड देन यू गेट दीज ऑल रिलेशंस, ठीक है। समझ में आई बात? ये हमने देखा था इन आवर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। फिर से आई विल रिवाइज ऑल द थिंग्स, डोंट वरी, व्हाइल वी आर डूइंग थर्मोडायनामिक्स आल्सो, क्योंकि इसमें इन सब का बहुत जरूरत पड़ता है। ओके, अब बच्चों यहाँ पर देखो दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, एक होता है इंटेंसिव और एक होता है एक्सटेंसिव। कौन बताएगा इंटेंसिव क्या होता है और एक्सटेंसिव क्या होता है? इंटेंसिव और एक्सटेंसिव कौन, मतलब जो प्रॉपर्टी होती है कौन कौन सी होती है? इसमें कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, एक बार पूछा है मेंस में उन्होंने। यस बताओ जल्दी से, सर इंटेंसिव। वो अमाउंट ऑफ मैटर और हीट दोनों पे यस, डिपेंड करता है, तो रिफर करता है। यस करेक्ट, वेरी गुड। सो इंटेंसिव किस पे, विल इट, इंटेंसिव डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ मैटर पे, कौन से अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है, इंटेंसिव या एक्सटेंसिव? केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, एक्सटेंसिव डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ मैटर। What about extensive? It does not depend on amount of matter, correct? Any examples?
Any examples for intensive and extensive? देखो एक्सटेंसिव के पहले देखते हैं। हम लोगों ने एक पढ़ा था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, केवल हीट कैपेसिटी पढ़ा था, याद है आपको? हीट कैपेसिटी पढ़ा था। हीट कैपेसिटी क्या था? व्हाट वाज हीट कैपेसिटी? जूल्स पर डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे मास नहीं आ रहा था ना, दिस वाज हीट कैपेसिटी। बट जब हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखते हैं, इस हीट कैपेसिटी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट मासेस के लिए अलग अलग इसका क्वांटिटी, इसका जो ये आएगा अलग अलग आएगा, ठीक है। देन दिस वाज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, जूल्स पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। समझ में आ रही है बात? और बताओ कुछ एग्जांपल्स। डेंसिटी कहाँ पर आएगा? डेंसिटी इज इंटेंसिव और एक्सटेंसिव? जल्दी से बताओ बच्चों, डेंसिटी कहाँ पर रखोगे, इंटेंसिव में या एक्सटेंसिव में? एक्सटेंसिव में। डेंसिटी डिपेंड्स ऑन मास एंड वॉल्यूम। डेंसिटी यहाँ पर आएगा बच्चों। देखो आप इतना पानी लो, इतना पानी लो, इतना पानी लो, इज इट, उसका डेंसिटी चेंज हो रहा है क्या? इज इट डिपेंडिंग ऑन अमाउंट ऑफ मैटर? आपने कितना अमाउंट ऑफ मैटर लिया है, क्या डेंसिटी उस पर डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहे नो ना? सर। कर रहे। व्हाट अबाउट मोलैरिटी? सेम कंसेप्ट। मोलैरिटी कहाँ पर आएगा? मोलैरिटी क्या होता है? व्हाट इज मोलैरिटी? नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ना, यही होता है ना शायद मोलैरिटी। तो मोलैरिटी कहाँ पे रखोगे, इंटेंसिव या एक्सटेंसिव? इंटेंसिव में रखोगे मोलैरिटी को भी। देखो तुमने एक मान लो HCl का कॉन्सेंट्रेशन तैयार किया, मोलैरिटी नंबर ऑफ इतने मोलर कॉन्सेंट्रेशन, करेक्ट, 5 मोल्स पर लीटर। तो उतना ही रहने वाला है ना। तुम आधा लीटर लोगे तो उसमें 2.5 आ जाएगा, 2.5 मोल्स आ जाएंगे। आधे का आधा लोगे तो 2.5 डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे, करेक्ट। सो मोलैरिटी क्या है? मोलैरिटी इज आल्सो एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी लाइक डेंसिटी। व्हाट अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? व्हाट अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो बहुत ही सिंपल है। इंटेंसिव में आएगा कि एक्सटेंसिव में आएगा? इंटेंसिव। यस, इंटेंसिव में आएगा, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, हीट एनर्जी किस में आएगा? हीट एनर्जी किस में आएगा? एक्सटेंसिव। यस, हीट एनर्जी विल कम इन। कितना ऑब्जेक्ट हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, दैट एक्चुअली इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इनफैक्ट अगर आप देखो एंथैल्पी, एंट्रोपी, अभी तो मैंने बताया नहीं, दे आर आल्सो extensive property. Entropy is also an extensive and enthalpy is also an extensive. तो इसमें आपको एग्जाम्पल के थ्रू एग्जाम्पल्स दे विल टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो ध्यान रखना, अगर देखो कोई चीज अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड कर रही है तो बोल देना इंटेंसिव है। अगर नहीं डिपेंड कर रही तो, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड कर रही तो एक्सटेंसिव है, और अगर डिपेंड नहीं कर रही है तो इंटेंसिव है, ठीक है। लिखना है इसको, लिख लो जल्दी से। बताइए क्या होती है? देखो कोई भी मॉलिक्यूल होता है तो उसके पास कई, मतलब आप उसको हीट तो दे रहे हो, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी, बट उसके पास ना और भी कई तरह की एनर्जीज होती है। जैसे सपोज ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये वाइब्रेट कर सकता है अपनी पोजीशन पर। मॉलिक्यूल कैन
वाइब्रेट इन इट्स पोजीशन, ठीक है। तो कौन सी एनर्जी होगी इसके पास? काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, करेक्ट। फिर ये मॉलिक्यूल अपनी जगह पे रोटेट कर सकता है, तो रोटेशनल एनर्जी होगी इसके पास। फिर और कौन कौन सी एनर्जीज हो सकती हैं? फिर अब ये मॉलिक्यूल ये दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरैक्ट कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, करेक्ट, ठीक है। दिस मॉलिक्यूल्स इज इंटरैक्टिंग with other molecules in form of some potential energy, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी हो गई, ठीक है। तो ऐसे आप देखोगे इसके पास कई सारी एनर्जीज हो सकती हैं एक मॉलिक्यूल के पास, तो सम ऑफ ऑल दोज एनर्जीज इज नोन एज इंटरनल एनर्जी, ठीक है। सो टोटल एनर्जी दैट अ मॉलिक्यूल possesses is known as internal energy of the system at that instant, okay, total energy of a system, ठीक है। A sum of all energies of a system is known as internal energy. ठीक है बच्चों, ओके। तो क्या हम इंटरनल एनर्जी कभी भी फाइंड आउट कर सकते हैं? हम इंटरनल एनर्जी तो नहीं फाइंड कर सकते, बट इंटरनल एनर्जी का जो सिंबल होता है वो यू होता है, दिस इज सिंबल फॉर इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो हम इंटरनल एनर्जी नहीं फाइंड कर सकते, बट वी कैन ऑलवेज कैलकुलेट डेल्टा यू, डेल्टा यू कैन बी कैलकुलेटेड, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है, ओके। तो अब आती है वर्क डन की बारी। वर्क डन के एक्सप्रेशन देखते हैं और फिर हम डिसाइड करेंगे वर्क डन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। तो समझ में आया ना बच्चों इंटरनल एनर्जी क्या होता है? दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरिएबल्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वेरिएबल्स आपको भी समझ में आ गया होगा क्या होता है वेरिएबल्स, मतलब इट इज लाइक उसके टर्म्स में हम सब इक्वेशंस बनाएंगे, मैथमेटिकली इस लॉ को समझेंगे, करेक्ट। ये सब होते हैं वेरिएबल्स। जैसे मैकेनिक्स में वो कौन कौन से वेरिएबल्स है? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, पूरी मैकेनिक्स में हम इसके बेसिस पर ही सब चीजों को समझते हैं। एंगुलर मोमेंटम, तो ये सब चीजें क्या हो गई हमारी? वेरिएबल्स हो गई जो हमारी कोई भी सिस्टम को डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है ना। मैकेनिक्स की बात कर रहा हूँ। थर्मोडायनेमिक्स में ये सब हमारे वेरिएबल्स हो, इंटरनल एनर्जी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, लिखा था ना यहाँ पे मैंने, हीट एनर्जी, यहाँ पे आप इंटरनल एनर्जी भी ऐड कर सकते हो, या इन जनरल एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी कैसे रहेगी? हीट एनर्जी के फॉर्म में रहेगी। ओके, अब वर्क डन की बारी आती है, देखो यहाँ पे, ठीक है, वर्क डन देखते हैं। अब देखो ये मान लो एक मेरा पिस्टन है, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, ठीक। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। अब अगर बच्चों तुम इसको हीट करोगे, क्या करोगे? इसको हीट करोगे, क्या होगा? व्हाट विल हैपन? दिस पिस्टन विल एक्सपैंड, इट शुड एक्सपैंड है ना,
फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स, तो यहाँ तक इट विल एक्सपैंड और नो एक्सपैंड करेगा कि नहीं करेगा? से यस नो समथिंग। एक्सपैंड कर, मान लो डेल्टा एक्स से इसने एक्सपैंड किया, ठीक है, समझ रहे हो बात? ओके, तो अगर इसने डेल्टा एक्स एक्सपैंड किया तो ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ फोर्स लग रहा होगा, करेक्ट? तो वर्क डन यहाँ पे कितना हुआ होगा? व्हाट वुड बी द वर्क डन इन दिस केस? बच्चों जल्दी से बताओ, वर्क डन यहाँ पे कितना हुआ होगा? वर्क डन विल बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना? वर्क डन क्या होता है इस पिस्टन पे? अगर आप देखोगे वर्क डन जो हो रहा है वो कितना हो रहा है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा अभी देखो, ये तो फोर्स हो गया, बट थर्मोडायनेमिक्स में वी डोंट यूज दिस टर्म्स ऑफ फोर्स एंड ऑल, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट बिफोर, करेक्ट? वी हैव टू यूज अ टर्म ऑफ प्रेशर एंड ऑल, वी हैव टू पुट प्रेशर, वॉल्यूम, इस तरह के वेरिएबल्स हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो फोर्स की जगह आई कैन यूज प्रेशर। फोर्स हमें पता है क्या होता है, फोर्स इज प्रेशर अपॉन एरिया, सॉरी, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स कितना हुआ? प्रेशर इनटू एरिया। तो वर्क डन कितना हुआ? प्रेशर इनटू एरिया इनटू डेल्टा एक्स, ठीक। तो ये देखो, ये जब पिस्टन यहां से आपका यहाँ पर आ गया, ठीक है, तो ये जो वॉल्यूम आई ना तुम्हारी, ए इंटू डेल्टा एक्स, दिस इज, इस वॉल्यूम को हम बोलेंगे चेंज इन वॉल्यूम। दिख रहा है जो शेड किया रीजन मैंने, द रीजन शेडेड इज नथिंग बट डेल्टा वी, this region that I have shaded is nothing but delta v. A into delta x is b into delta v. तो यहाँ पे जो वर्क डन आया, देखो ये p into delta v, this work done is expand because of expansion of gas and this work done is positive. तो फिजिक्स में इस वर्क डन को हम पॉजिटिव लेते हैं, मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ। केमिस्ट्री में अगर आप इसको लेते तो आप शायद इसको नेगेटिव लेते थे, क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री में आप सराउंडिंग की फोर्स की बात कर रहे हो, इस फोर्स की बात कर रहे हो, ठीक है, ऑब्वियसली। तो केमिस्ट्री में जब आप लेते हो तो आप सराउंडिंग के फोर्स की बात करते हो, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये जो वर्क डन आता है नेगेटिव आ जाता है तुम्हारा, बट इक्वेशन अल्टीमेटली रिमेंस द सेम। बताऊंगा मैं कि जो फर्स्ट लॉ की इक्वेशन, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, दिस कन्वेंशन यू शुड ऑलवेज नो कि जब भी सिस्टम में एनर्जी जा रही है तो क्या होगा? सिस्टम में अगर एनर्जी जा रही है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, अगर सिस्टम से एनर्जी निकल रही है तो वर्क डन क्या हो जाएगा? इन दैट केस वर्क डन विल बी नेगेटिव। अब देखो एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। तो ये कब पॉसिबल होगा? जब इधर का टेम्परेचर और इधर का टेम्परेचर, देयर इज अ डिफरेंस, मतलब यहाँ का टेम्परेचर बड़ा होगा एज कंपेयर टू दिस टेम्परेचर, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं आई? सर जब सिस्टम से एनर्जी निकलती है तब वो नेगेटिव होती है, राइट? हाँ, अभी देखो अभी क्या हो रहा है इस केस में, क्या हो रहा है? सिस्टम में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, तो ये एक्सपैंड एक्सपैंड हो रहा है एंड वर्क डन इज पॉजिटिव। थ्रू आउट फिजिक्स वी हैव दिस कन्वेंशन, ठीक है। आप देखो ओके सर। काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ती है तो हम बोलते हैं ना वर्क डन इज पॉजिटिव, वर्क डन इज समेशन ऑफ ऑल वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो अगर सिस्टम में एनर्जी बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, करेक्ट। बट अभी अभी अब आप ऐसा सोचो, अगर कि मैकेनिक्स में तो ये कन्वेंशन था ना, अगर मान लो सिस्टम की एनर्जी कम हो रही है तो तुम्हारे काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आ जाता था ना। फ्रिक्शन का केस सोच के देखो जरा, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई, इनिशियल वेलोसिटी वाज u, तो दिस माइनस दिस करोगे तो नेगेटिव आ जाए ना काइनेटिक एनर्जी,
नेगेटिव का मतलब क्या, वो सिस्टम से एनर्जी निकल रही है। यहाँ पर अगर पॉजिटिव आ रही है तो दैट मीन सिस्टम में एनर्जी जा रही है, कोई ना कोई फोर्स सिस्टम में एनर्जी डाल रहा है, इसलिए वो वर्क डन उसका पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग एक दूसरा केस थर्मोडायनेमिक्स में देखते हैं, जहां पर वर्क डन जो है दैट इज नेगेटिव। जब सपोज इसको हमने कूल कर दिया, कूल करोगे तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन ऑन कूलिंग, व्हाट विल हैपन, अगर ये इनिशियल पोजीशन था पिस्टन का, फाइनल पोजीशन विल बी ओवर हियर। ठीक है, कूल करने पर अगर ये हमारा इनिशियल पोजीशन था पिस्टन का, ठीक है, मतलब पिस्टन है अपना, फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगा पिस्टन का, दिस इज द फाइनल पोजीशन ऑफ द पिस्टन। पहले ये था, अब बताओ मुझे क्या हो रहा है यहाँ पर, बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर फोर्स कैसा लग रहा है, फोर्स कैसा लग रहा हो, फोर्स तो ऐसे ही लग रहा होगा ना, लेकिन अभी डिस्प्लेसमेंट कैसा हुआ, डिस्प्लेसमेंट अभी इस डायरेक्शन में हुआ। ठीक है, फोर्स इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, एंड व्हाट इज द चेंज इन वॉल्यूम इन दिस केस, चेंज इन वॉल्यूम ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे जो वर्क डन होगा माइनस एफ इंटू डेल्टा एक्स, तो वर्क डन यहाँ पे माइनस एफ इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, अभी आपको समझ में आ रहा है क्यों यहाँ पे नेगेटिव हुआ। अगेन वर्क को अगर आप, फोर्स को अगर आप प्रेशर इनटू एरिया पुट कर दोगे, डेल्टा एक्स को, ये यहाँ पे जो वर्क डन आ जाएगा माइनस पी इंटू डेल्टा। हमेशा याद रखो वर्क डन जो होता है, पी प्रेशर इनटू वॉल्यूम गिव्स यू वर्क डन, और अगर सिस्टम एक्सपैंड कर रहा होगा तो वर्क डन विल बी पॉजिटिव। दिस इज वर्क डन बाय गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द पिस्टन, वी आर सीइंग दिस दिस थिंग इन फिजिक्स। केमिस्ट्री में आप उल्टा करते हो, फिर मैं रिपीट करूँ, केमिस्ट्री में बाहर का चीज बाहर से आप कंसीडर करते हो। ठीक है, बाहर का जो सराउंडिंग है उसका आप निकालते हो। ठीक है, फिजिक्स में वी सी गैस का वर्क डन ऑन द पिस्टन, केमिस्ट्री में क्या देखते हो, सराउंडिंग का वर्क डन ऑन द पिस्टन, तो ऑब्वियसली ये तुम्हारा नेगेटिव आ जाएगा, बट उससे इक्वेशन में कुछ चेंज नहीं आता है, मैं भी आपको प्रूव कर दूंगा। तो जल्दी से पहले इसको जल्दी से लिख लो। ठीक है, तो इसमें किसी को कुछ डाउट है, इसमें किसी को कुछ डाउट है, तो हमें मालूम है देयर इज हीट एनर्जी होता है समथिंग, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट इन थर्मोडायनामिक्स, उससे हमने मॉडल्स देखे थे हीट एनर्जी के, करेक्ट। तो जैसे हीट एनर्जी क्या होता है, व्हाट इज हीट एनर्जी, यस बच्चों, व्हाट इज हीट एनर्जी, कौन बताएगा। देखो हीट एनर्जी को आप बोल सकते हो, इट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर रहेगा उतना ज्यादा हीट है। तो हम इसको कैसे समझते हैं, हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में देखा था कि अगर मॉलिक्यूल्स का के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, मतलब उसके उनके पास ज्यादा हीट एनर्जी है। ठीक है, समझ में आई बात, समझ में आई बात कि नहीं आई। ठीक है, मोर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोर विल बी द हीट एनर्जी। ठीक है, तो हीट एनर्जी तो आप सबको मालूम ही होगा। तो अब देखो बच्चों, अब इंटरनल एनर्जी, हीट एनर्जी और वर्क डन, इन तीनों में एक बहुत अच्छा रिलेशन आता है आपके पास। व्हाट इज दैट रिलेशन, अभी इफ आई टॉक इन टर्म, दिस आल्सो चेंज इन वर्क डन,
ठीक है, इंटरनल एनर्जी, हीट एनर्जी और वर्क डन, इसमें एक रिलेशन आता है। व्हाट इज दैट रिलेशन? जो हमारा इंटरनल एनर्जी होता है, अब आप सोचो, आपने किसी इसको कुछ तुमने हीट दिया, ठीक है, तुमने किसी क्या बोलते हैं, एक सिलेंडर को कुछ तुमने हीट दिया। ओके बच्चों, तुमने कुछ हीट दिया, तो उस हीट से क्या क्या चेंजेस आए उसमें, उसकी कुछ इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, यस और नो? जो भी तुमने हीट एनर्जी दी, उससे उसके कुछ इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा कि नहीं आएगा? उस हीट की वजह से क्या क्या होगा? what all things will happen because of that heat energy that you give to this system? हीट एनर्जी की वजह से उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, करेक्ट, और उसमें कुछ वर्क डन होगा, होगा कि नहीं बच्चों? से समथिंग, यस और नो? यस सर। ठीक है, तो अगर हम इसकी इंटरनल एनर्जी, तो ये रिलेशन देखो बहुत ही सिंपल है। इनफैक्ट दिस इज आल्सो नोन एज, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ही जैसा है। जितना हीट एनर्जी हमने दिया, उतना उतने का ही वर्क डन हो सकता है, उतने का ही यहाँ पे वर्क डन होगा, और उतना ही उसकी सम एनर्जी विल आल्सो गो इन चेंजिंग इट्स इंटरनल एनर्जी। तुरंत वर्क डन नहीं हो जाता है। आप किसी चीज को हीट भी करते हो तो तुरंत वो चीज हीट नहीं हो जाती है, कुछ टाइम लगता है ना। पानी को भी आप पानी में भी, पानी को भी आप जब बॉयल करते हो, इट वाटर टेक सम टाइम टू बॉयल ना, है कि नहीं है? हम्म। सो तो यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा। केमिस्ट्री में शायद आप यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगा देते हो, केमिस्ट्री में जब आप इस लॉ को पढ़ते हो तो आप यहाँ पे आई थिंक एक पॉजिटिव साइन लगा देते हो, करेक्ट? ठीक है, इसलिए केमिस्ट्री का जो लॉ है वो चेंज नहीं होता है। मतलब अभी जब तुम्हारा यहाँ पे तुम इसको तुम बोलोगे नेगेटिव वर्क डन है, तो अल्टीमेटली बात तो वही होगी, बट ओनली थिंग इज आप केमिस्ट्री में यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा देते हो, या डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, ऐसा पढ़ते हो केमिस्ट्री में, ठीक है, बिकॉज दैट इज विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम। ओके, तो इसको जल्दी से लिख लो। दिस इज इनफैक्ट दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यही है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जल्दी से लिख लो, फिर इसके एक बहुत बेसिक सा न्यूमेरिकल करेंगे। जल्दी से बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करो। नहीं, पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। एक कैलोरी में है, एक जूल्स में है, तो आपको पहले क्या, हाँ, कैलोरी वाले को जूल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है? तो किसी का भी आंसर सही नहीं है अभी तक। यस, वर्धा का भी सही आया, गुड वर्धा। तो सिंपल है, देखो इसका सिंपल सिंपल प्रॉब्लम्स रहेंगे। यस, श्रुति का भी सही है। यस, यस, यहाँ पर देखो, हीट गिवन टू गैस कितना हो गया? हीट गिवन टू गैस कितना हो गया बच्चों?
हीट गिवन कितना हुआ यहाँ पे, हीट गिवन हो गया 100 कैलोरीज विच इज 418 जूल्स, ठीक है। और वर्क डन बाय गैस कितना हुआ, अच्छा यहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये वर्क डन पॉजिटिव होगा करेक्ट, बिकॉज दिस रिजल्ट्स फ्रॉम एक्सपेंशन ऑफ गैस, सो दिस वर्क डन इज पॉजिटिव। एंड इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो डेल्टा हमने क्या देखा था, दिस इज डेल्टा क्यू, दिस इज डेल्टा डब्ल्यू, किसका किसका सब्ट्रैक्शन करते हैं, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू ना, सिंपल। So this comes out to be, so this is how much, कितना आता है ये, this is 70, कितना आता है 378 आएगा ना। तो सो थर्मोडायनेमिक्स में आपको सिंपल क्वेश्चंस मिलेंगे बच्चों, ओनली कंसेप्ट्स अच्छे से लगाना, अभी प्रोसेस आएगा तो थोड़ा क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे, बट एंड रिजल्ट आपका ये सब ऐसा रहता है, ठीक है। ओके अभी हम थोड़ा पीवी कर्व्स देखते हैं, उसके बाद हम थोड़ा प्रोसेसेस को ग्राफ में समझेंगे, ठीक है, ग्राफिकली। जो पहले हम पीवी डायग्राम देखते हैं क्या होता है, तो इतना समझ में आया, आई होप ये सिंपल था, ये ज्यादा कुछ टफ नहीं है। फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। फिर एंड में हम लोग जीरोथ लॉ भी देखेंगे, जीरोथ लॉ ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, जीरोथ मतलब जीरोथ लॉ विच केम एट द एंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ आ गया, सेकंड लॉ आ गया, थर्ड लॉ भी आ गया थर्मोडायनेमिक्स का, उसके बाद फिर जीरोथ लॉ आया था थर्मोडायनेमिक्स का, तो सबसे एंड में आया था जीरोथ लॉ। चलो तब हम लोग थोड़ा पीवी डायग्राम देखते हैं, ठीक है, तो हम थोड़ा प्रोसेसेस को पीवी डायग्राम के ऊपर समझेंगे। तो देखो मैकेनिक्स में भी हम यही करते थे, मैकेनिक्स में हम क्या करते थे, जैसे कोई बॉडी अगर मूव कर रही है, हम उसका एक्सटी ग्राफ बनाते थे ना, याद है आपको, एक्सटी ग्राफ अगर ऐसे मूव कर रही है तो आप समझ जाओगे कि कांस्टेंट वेलोसिटी है, अगर एक्सटी ग्राफ तुम्हारा ऐसा है तो आप समझ जाओगे वेलोसिटी इज अ वेरिएबल वेलोसिटी, ठीक है। तो बच्चों हम ग्राफिकली बहुत चीजों को समझने का कोशिश करते हैं, okay, we have to have this concept of graphs coming into our way, ठीक है। काम करता हूं मैं, सो नाउ इन थर्मोडायनेमिक्स, अभी मैकेनिक्स हमने हमने देखा हम कैसे जो हमारे वेरिएबल्स रहते हैं मैकेनिक्स में, उनके थ्रू हम एक उनको ग्राफिकली हम स्टडी कर सकते हैं, करेक्ट। दिस इज अ वेरी वंडरफुल टूल इन थर्मोडायनेमिक्स आल्सो, प्रेशर वॉल्यूम कर्व्स, पीवी कर्व्स, ठीक है। देखो अगर मैं वाई एक्सिस पर प्रेशर बनाता हूँ और एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम बनाता हूँ, प्रेशर एंड वॉल्यूम, ठीक है, ठीक। और मान लो हमने गैस को हीट किया तो उसका प्रेशर भी चेंज होगा और उसका वॉल्यूम भी चेंज होगा, होगा कि नहीं होगा। तो मान लो इसका जो प्रेशर और कैसे भी चेंज हो सकता है, इट्स नॉट, मतलब ये कैसे भी चेंज हो सकता है, मान लो ऐसा चेंज हो जाएगा या ऐसा चेंज हो जाए, या वॉट एवर वे द कर्व कम्स आउट, मान लो अभी ऐसा कर्व आ रहा है, तो अब अगर हमें यहाँ पे वर्क डन निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे वर्क डन, करेक्ट। उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हमें मालूम है कि मान लो हम इस पॉइंट पर, अभी हम कहाँ पर, इस पॉइंट पर है, तो इस पॉइंट पर कुछ प्रेशर होगा, करेक्ट। और हमें मालूम है कि अगर हम इस पॉइंट, अगर हम स्मॉल यहाँ पे एक स्ट्रिप ऐसे बनाएंगे, ठीक है, तो ये चेंज इन दिस सम स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी, देखो यहाँ पर दिख रहा है सबको, या इसको हम डीवी बोल देते हैं, कैलकुलस से अगर हम जाएं तो दिस वुड बी डीवी, डीवी मतलब बहुत ही स्मॉल चेंज, यहाँ पे बहुत ही स्मॉल चेंज इन प्रेशर, तो हम ऐसे एक स्ट्रिप निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट पे तो हमने वर्क डन कितना हुआ यहाँ से यहाँ तक जब हम गए
तो हमने निकाल लिया। अब इस पॉइंट से जरा इस पॉइंट तक आओ, ठीक है, अगेन डीवी, अगेन डीवी, अगेन डी, स्मॉल स्मॉल स्ट्रिप्स का हम क्या कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पे वर्क डन निकाल रहे हैं। समझ में आ रही है बात? स्मॉल स्मॉल स्ट्रिप्स का हम इसको बेसिकली स्ट्रिप्स में डिवाइड करके इनका वर्क डन निकाल रहे हैं। ठीक है, समझी बात? समझ में आई बात कि नहीं? हम्म। सो जो वर्क डन होगा वो कितना हो जाएगा? सो वी कैन जस्ट इंटीग्रेट, आपको मालूम है ऐसे हम इंटीग्रेशन में करते हैं ना, फ्रॉम v initial to v. So this is one way of calculating work done using a PV diagram. तो एरिया अंडर अ पीवी कर, तो हो सकता है इस पॉइंट से हम इस पॉइंट तक जा रहे हो। यहाँ पे एरोज का भी महत्व है बच्चों, देयर इज एरोज आल्सो ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। कहाँ से कहाँ जा रहे हो ये इस एरो के थ्रू में पता चलता है कि हम इस पॉइंट से इस पॉइंट जा रहे हैं या इस पॉइंट से इस पॉइंट आ रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? तो बताओ यहाँ पे वर्क डन, ये पॉजिटिव वर्क डन होगा या नेगेटिव वर्क डन होगा? इतना तो आप ये पीवी ग्राफ देख के बता सकते हो ना, यहाँ पे जो वर्क डन हो रहा होगा ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? कौन बताएगा इस वाले केस में? पॉजिटिव। पॉजिटिव हो। ठीक है, अच्छा अगर अगर हम ऐसा लेंगे, मान लो ऐसा, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये बताओ ये वर्क डन कैसा होगा? फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दिस वाज इनिशियल पॉइंट, दिस वाज फाइनल पॉइंट, ये वर्क डन कैसा होगा? दिस विल बी पॉजिटिव और दिस विल बी नेगेटिव। नेगेटिव। क्योंकि यहाँ पर देखो वॉल्यूम, दिस इज अ काइंड ऑफ वॉल्यूम यहाँ पे कम हो रहा है ना, तो whenever there is compression, करेक्ट, तो वर्क डन नेगेटिव होता है, वॉल्यूम कम हो रहा है, P डेल्टा V, लाइक दैट। सो बेसिकली एरिया beneath a PV graph, area beneath a PV graph gives us क्या देता है? एरिया beneath a PV कर्व क्या देता है? वर्क डन। ठीक है, समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? सर एक बार पीवी वाला ग्राफ दिखाइए ना। हाँ देखो देखो, इसी तरह वॉल्यूम टेम्परेचर का बना सकते हो, जैसे कई कई ग्राफ बना सकते हो, बट पीवी इज मोस्ट स्टडीड ग्राफ्स, मतलब जो जनरल चीजें जो हम समझ सकते हैं पीवी ग्राफ से अच्छे से समझ सकते हैं। पर आपको क्वेश्चंस जब मिलेंगे तो इसमें वॉल्यूम टेम्परेचर का ग्राफ दे देगा, प्रेशर टेम्परेचर का ग्राफ दे देगा, करेक्ट, वो सब ग्राफ्स भी आपको मिल सकते हैं। तो यू हैव टू स्टडी थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स ग्राफिकली आल्सो। ठीक है, ओके सर, डन। डन। चलो एक पीवी ग्राफ हम लोग चलो यहाँ पर देखते हैं, आप थोड़ा ट्राई करो इसको सॉल्व करने का। मैं यहाँ पे एक पीवी ग्राफ बना रहा हूँ, उसका फिर हम कुछ जो जो जितने भी प्रोसेसेस हैं हम पीवी ग्राफ के थ्रू भी समझेंगे उनको। वैसे तो हम समझेंगे उनको, बट पीवी ग्राफ में भी हम उनको बना के समझेंगे उन प्रोसेसेस को। चलो तो अभी मान लो मैं यहाँ पर एक आई थिंक देयर इज अ ऑप्शन आल्सो, जल्दी से बताओ क्या होगा इसका।
पहले तो बच्चों किलो पास्कल्स इंटू सीसी, ठीक है। तो किलो पास्कल्स इज व्हाट, पास्कल्स इज एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन ना, एसआई यूनिट है। तो पास्कल्स मतलब कितना हुआ, दिस इज 10⁻³ पास्कल्स इंटू 1 सीसी। सीसी मतलब क्या हुआ, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो अभी हमें सेंटीमीटर क्यूब को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तभी तो हम बोल सकते हैं ना, देखो प्रेशर इनटू वॉल्यूम जो है ये बराबर है वर्क डन दे रहा है, लेकिन इसके लिए इसको भी एसआई में रहना पड़ेगा और वॉल्यूम को भी एसआई में रहना पड़ेगा ना, है कि नहीं है। पहले हम थोड़ा यूनिट समझते हैं, फिर जब आप करोगे तो आपको इजी पड़ेगा। ओके, तो अब देखो यहाँ पर, तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज वर्क डन। तो प्रेशर देखो यहाँ पे कितना है, प्रेशर इज 10⁻³ पास्कल्स। कितना है, 10⁻³ पास्कल्स इज द प्रेशर। ओके, या और दिस इज सेंटीमीटर क्यूब, तो ये अभी एसआई में कन्वर्ट हो गया। अभी इसको जरा हम एसआई में कन्वर्ट करते हैं। हमें मालूम है 1 सेंटीमीटर इज हाउ मेनी मीटर्स, 10⁻² मीटर्स, ठीक है, करेक्ट। दिस इज हाउ मच, 1 सेंटीमीटर 10⁻² मीटर्स, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब इज 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। तो इसको जब आप यहाँ पे पुट कर दोगे, ठीक है, तो दिस विल एक्चुअली बी 10⁻⁻6, सॉरी 10⁻⁻3, एंड दिस -3 हो जाएगा ना, पास्कल्स इंटू मीटर क्यूब। तो जो भी तुम्हारा आएगा, दिस इज एक्चुअली, अगर आप देखो दिस इज 10⁻³ पास्कल्स इंटू मीटर क्यूब इज जूल्स, so 10⁻³ जूल्स विच कुड बी आल्सो मिली जूल्स। ये मिली जूल्स में आपका वर्क डन आ रहा है यहाँ पर। तो जो भी तुम यहाँ पे जो एरिया फाइंड करोगे वो वर्क डन किस में आएगा बच्चों, वो मिली जूल्स में आएगा, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं आई, तब बस ए से भी देखो, ए से भी जब तुम जाओगे तो पहले ये वाला एरिया निकाल लो, वर्क डन इज गोइंग फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। फिर वर्क डन इज गोइंग फ्रॉम बी टू सी, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, कोई एरिया ही नहीं है ना, वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा है, डेल्टा भी 0 है, तो वर्क डन 0 हो गया यहाँ पे, करेक्ट। और जब आप कहाँ से कहाँ जाओगे, सी से ए आओगे, सी से ए आओगे, तो इसको मान लो हम ऐसा देख रहे हैं, दिस एरिया, वर्क डन गोइंग फ्रॉम सी टू ए। एक्चुअली अगर आप देखो यहाँ पे नेगेटिव वर्क डन ज्यादा हो रहा है, तो तुम्हारा जो वर्क डन होगा इट शुड बी नेगेटिव। तो ये निकाल लो, इसका एरिया निकाल लो, एंड तीनों का सम कर लो, वर्क डन इज ए टू बी, बी टू सी प्लस ए टू। जल्दी से करो, किसी बच्चे का भी सही आंसर नहीं आया है। मैं 2 मिनट का टाइम और दे रहा हूँ आपको, जल्दी से इसको अच्छे से सॉल्व करके बताओ मुझे। वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी पहले देखते हैं, ठीक है। केवल मुझे स्पृहा का करेक्ट आंसर दिख रहा है, बाकी बच्चों हेमल ने भी सही दिया है, बट यू हैव टू सम देम अप हेमल, ठीक है। और श्रुति का भी सही आया है। चलो, आई होप बच्चों आपको यूनिट कैसे लेना है समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी कितना हो जाएगा, इट विल बी दिस प्रेशर ना, दिस एरिया,
ठीक है ना, वर्क डन गोइंग फ्रॉम ए टू बी इज गोइंग टू बी दिस एरिया। कितना होगा ये एरिया? लेंथ ऑफ दिस आई मीन एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल दैट इज बीइंग फॉर्म्ड ना, तो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल कितना हो गया? 120 अगेन P इंटू डेल्टा वी। तो यहाँ पे प्रेशर तो चेंज नहीं हो रहा है, तो प्रेशर तो 120 हो जाएगा, और डेल्टा वी क्या हो जाएगा? 450 माइनस 200। तो ये कितना हो गया? थर्टी 1000 मिली जूल्स। मैंने बताया ना ये मिली जूल्स आ रहा है, तो इसको मिली को जब इंटू 10⁻³ कर दो तो कितना आ जाएगा? 30 जूल्स आ जाएगा। ठीक है, इसका गोइंग फ्रॉम बी टू सी, देखो बी टू सी में वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा है बच्चों, बी टू सी में वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, तो वर्क डन हियर इज 0। एंड देन गोइंग फ्रॉम सी टू ए, एंड गोइंग फ्रॉम सी टू ए। अब देखो सी टू ए में हमें कौन सा एरिया लेना है? सी टू ए में हमें ये वाला एरिया लेना है, सी टू ये वाला एरिया। ठीक है, ठीक है ना ये वाला लेना। देखो इतना तो अपना ऑलरेडी आ गया था, इतना तो अपना आ गया था 30 जूल्स, और ये कितना आएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर लो इसको, तो हाफ इंटू बेस इज हाउ मच? बेस कितना है? 450 माइनस 200, 250, और हाइट कितना है? 80 मिली जूल्स ना, तो इसको जब सॉल्व करो तो कितना आएगा? 250 इंटू 80 इंटू 0.5, 10 मिली जूल्स आ रहा है। वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम सी टू ए, बट दिस इज नेगेटिव वर्क डन। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम कम हो रहा है। ठीक है, वर्क डन गोइंग फ्रॉम सी टू ए इज हाउ मच? 30 प्लस 10 दैट इज माइनस 40 होगा, तो -40 हो जाएगा। क्यों बच्चों यहाँ पे -40 आ रहा है? समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि यहाँ पे इसका वॉल्यूम कम हो रहा है। ठीक है, ओके, व्हेन वी सम दीज ऑल वर्क डन, जब हम इन तीनों को सम कर देंगे, ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू ए, जगह -10। समझी बात? सर वर्क डन फ्रॉम सी टू ए वापस एक्सप्लेन कीजिए ना। ओके, सिंपल है। एरिया सी, सी से ए के बीच में जो ये जो लाइन है, इसके इसके बीनीथ एरिया, इसके नीचे कौन सा एरिया आ रहा है? देखो कौन सा एरिया आ रहा है इसके नीचे? जो मतलब वो ब्लू पूरा से, जो ट्रेपेजियम है उसका। यस यस यस, पूरा जो ओके ट्रेपीजियम सर। है उसका। नीचे वाले का एरिया कितना है? 30 आ रहा है। ऊपर वाले का एरिया 10 आ रहा है, तो 30 प्लस 10। बट बिकॉज यहाँ पे वॉल्यूम कम हो रहा है, इसलिए इसको हमने नेगेटिव ले लिया है। दिस विल बी -40, तो तीनों को ओके ऐड सर। कर दो तो -10 आ जाएगा। ठीक है, चलो लिखना है तो जल्दी से लिख लो, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे। अब बहुत ध्यान से समझना जो बता रहा हूँ। कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जो पाथ डिपेंडेंट होते हैं, और कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जो जस्ट जो पाथ पे नहीं डिपेंड करते हैं, जो जस्ट इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट ऑफ द प्रोसेस पे डिपेंड करते हैं। समझा मैंने क्या बोला? मैंने आपको बोला कि कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो कि
जो कि पाथ पे डिपेंड करते हैं। कौन सा पाथ की बात हो रही है यहाँ पे? तो अभी से जब भी हम कोई पाथ की बात करेंगे तो दैट पाथ विल बी माई पीवी कर्व, ठीक है, दैट पाथ विल बी माई पीवी, ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो तो अब अगर मैं इंटरनल एनर्जी की बात करूं तो इंटरनल एनर्जी केवल और केवल इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर ही डिपेंड करेगा बच्चों। सो आई राइट इट हियर, इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन initial and final positions of the object, initial and final positions of system, ठीक है। ये पाथ आप कैसा ले रहे हो उस पर डिपेंड नहीं करता है। वर्क डन पाथ पे डिपेंड कर रहा है ना, कर रहा है वर्क डन पाथ पे डिपेंड, ठीक है। पर इंटरनल एनर्जी जो है ये कभी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ये जस्ट और जस्ट केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशंस ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करता है। तो अभी अब ऐसा समझो तुम यहां से चले, कि तुम अभी यहां से इस पॉइंट से चले और दोबारा आके तुम इस पॉइंट पर ही पहुंच गए, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा? ऑलरेडी वी हैव एस्टैब्लिश्ड कि आप इंटरनल एनर्जी ओवरऑल नहीं निकाल सकते, उसका चेंज निकाल सकते हो। तो जब तुम यहां से चले और यहीं पर पहुंच गए तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जीरो हो जाएगा बच्चों की नहीं? यस सर। ओके, तो ध्यान रखना। तो इस तरह के जो प्रोसेस होते हैं जो पीवी डायग्राम में, अगर आपका इस तरह का प्रोसेस बन रहा है, कैसा, इस तरह का, यहां से चले फिर यहां से दोबारा वापस आ रहे, इसको हम बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस, इसको बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। और यहाँ पे डेल्टा यू की जो वैल्यू होती है जीरो होती है, ये समझी ना बात? साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू जीरो होता है, तो ये भी साइक्लिक प्रोसेस है। यहाँ से यहाँ तक चले फिर यहाँ से यहाँ तक आए, डजंट डिपेंड ऑन पाथ, है ना? तो चलो अभी हम लोग वर्क डन पहले निकालते हैं। वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ, तो वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम वर्क, तो पहले तो हम निकालते हैं वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी कितना हो गया? 100 इंटू 200, 100 इंटू 200 मिली जूल्स, बिकॉज ये किलो पास्कल है, यहाँ पे सीसी है, किलो पास्कल इंटू सीसी मल्टीप्लाइड गिव्स यू मिली जूल्स। तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 10⁻⁴ इंटू 10⁻³ joules, which is 20 joules, एंड दिस इज पॉजिटिव। अभी आपको समझ में आ रहा है ना कैसे निकाल रहा हूं मैं? समझ रहे हैं ना बच्चों कैसे निकाल रहा हूं मैं? इसका बस इसका विनीत एरिया हमने ले लिया है, ठीक है। बी से सी में वर्क डन क्या होगा बच्चों? व्हाट विल बी वर्क डन इन बी टू सी? वर्क डन इन बी टू सी कितना होगा? जीरो होगा। देखो वॉल्यूम चेंज हो रहा है क्या? यहाँ पे नहीं चेंज हो रहा है, डेल्टा भी जीरो है, तो वर्क डन यहाँ पे जीरो हो जाएगा। फिर सी से डी जब जाओगे तो वर्क डन कितना होगा? लेट्स ट्राई टू सी दैट। सी से डी में व्हाट एरिया विल टेक एरिया, तो देखो, तो मैं इसको थोड़ा वैसे लिख देता हूँ। ए से बी का हमने ये वाला एरिया देखा था ना, और सी से डी में कौन सा एरिया देखेंगे? ये वाला एरिया देखेंगे, करेक्ट, शेडेड विद रेड। तो सी से डी, what is the pressure? Pressure is 20 kilopascal, 200 kilopascals, remains constant, or change in volume is 200 cc. So 200 है ना, 200 इंटू, और यहाँ पे फिर ये तो हो गया, और ये 200, ये हो गया 40। ये क्या होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? ये देखो ये निगेटिव होगा ना,
दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिव। ठीक है बच्चों, ठीक है। सो जो टोटल वर्क डन आ गया कितना, और ऑब्वियसली D2, यहाँ पे थोड़ा सा इसको रेज कर लेते हैं। D2A जो है वो कितना होगा वर्क डन, D2A वर्क डन विल बी अगेन 0। ठीक है, तो जब आप इन सबको सम अप कर दोगे, दिस कम्स आउट टू बी व्हाट, कितना आ रहा है, -40 + 20, दिस इज -20। ठीक है, और ऊपर हमने क्या देखा बच्चों, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस मीन्स व्हाट, साइक्लिक प्रोसेस मीन्स इनिशियल से फाइनल, फाइनल से इनिशियल गया तो डेल्टा यू हमारा 0 हो गया। ठीक है, दैट इज द साइक्लिक प्रोसेस। तो अगर उसी पॉइंट पर आके पहुंच रहे तो मतलब डेल्टा यू 0 हो जाएगा, साइक्लिक प्रोसेस। तो अब हमें पता है, तो दिस कुड बी आल्सो रिटन एज डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा डब्ल्यू -20 जूल्स हो गया, और फिर डेल्टा यू मेरा यहाँ पे इस प्रोसेस के लिए 0 है। तो हीट कितना, क्या देखा था हमने, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू ना। ठीक है, डेल्टा क्यू माइनस ऑफ डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, तो ऑब्वियसली अभी अगर तुम यहाँ पे डेल्टा डब्ल्यू को देखो, अब ये तो ये वाला टर्म 0 हो गया, डेल्टा क्यू, ये माइनस डेल्टा डब्ल्यू कितना हो जाएगा, माइनस डेल्टा डब्ल्यू हो जाएगा ना, आया था अपने यहाँ -20, माइनस ऑफ माइनस +20, तो डेल्टा क्यू यहाँ से आ गया -20। मुझे समझ में आ रहा है आपको, ये सब देखो बहुत बेसिक बेसिक टाइप के प्रॉब्लम्स हैं, पर इन्हीं से आप अच्छा, जब तक ये नहीं समझोगे तब तक अच्छे वाले प्रॉब्लम्स करने में प्रॉब्लम हो, ठीक है। इसलिए अभी थोड़े से हम बेसिक बेसिक वाली प्रॉब्लम ही कर रहे हैं अभी। समझ में आई ये बात? एनीवन हैविंग एनी कंफ्यूजन टिल हियर? करेक्ट, तो ए पार्ट क्या है, तो वर्क डन हमने निकाल दिया, टोटल वर्क डन, और टोटल हीट हीट रिजेक्टेड, दैट दिस इज बी पार्ट, दिस इज ए पार्ट। ठीक है, चलो कुछ कंफ्यूजन किसी बच्चे को है? एनीवन हैविंग एनी कंफ्यूजन? So let us see some processes. So essentially what is a process, first let us understand that. तो process मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया प्रेशर को मैं कांस्टेंट कर देता हूँ, हमने कोई चीज को फिक्स कर दिया, एनी पैरामीटर इज बीइंग फिक्स्ड, करेक्ट। ठीक है, एंड देन हाउ दैट सिस्टम इज टेकन इनटू कंसीडरेशन, तो उसको हम प्रोसेस बोल देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, सो आइसोबारिक प्रोसेस। सो बारिक, बार मतलब क्या होता है, बार इज ऑल्सो अ टर्म दैट इज यूज्ड फॉर प्रेशर, बार इज ऑल्सो यूनिट ऑफ प्रेशर, करेक्ट। और आइसो मीन्स सेम। ठीक है, आइसो इज बेसिकली कमिंग फ्रॉम आई थिंक सम ग्रीक लेटर वर्ड, सो आइसो मीन्स सेम, बार मीन्स प्रेशर, तो सेम प्रेशर, तो प्रोसेस जहाँ पे प्रेशर सेम है, आइसोबारिक। ठीक है, तो आइसोबारिक प्रेशर अगर तुम्हें पीवी ग्राफ में बनाना है तो कैसे बनाओगे, इसको बता सकते हैं पीवी ग्राफ में आइसोबारिक प्रेशर कैसे बनेगा? प्रेशर शुड बी सेम। कैसे बनेगा आइसोबारिक प्रेशर? ऐसा बनेगा बच्चों, Straight line parallel to B. यस स्ट्रेट लाइन, दिस इज आइसोबारिक। तो देखो यहाँ पर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, प्रेशर इज ऑलवेज कांस्टेंट। और अगर हमें वर्क डन निकालना है तो वर्क डन कुड बी एरिया बीनीथ दिस। सो इसमें वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा P इंटू, ये मान लो इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल अगर ऐसे जा रहा है तो P इंटू डेल्टा V। अभी नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। ठीक है, समझी बात? चलो अब देखते हैं दूसरा।
आइसोकोरिक, आइसोकोरिक मतलब क्या हुआ? कोरिक यहाँ तो तो आइसोबारिक में क्या था? आई जस्ट एक वर्ड भी लिख देते हैं इसके बारे में। यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो है हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो अभी हमने देखा, अगर हम पीवी ग्राफ में वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देंगे, मतलब अभी हम वी आर जस्ट ड्राइंग अ लाइन लाइक दिस। ठीक है, वी आर ड्राइंग अ लाइन लाइक दिस, इट गोस टू शो वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो इस केस में बिकॉज वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे वर्क डन कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो बात को कि नहीं? यस। हम्म, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड इज आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इसका पीवी ग्राफ में बाद में बताता हूँ आपको, पहले मैं चलो ठीक है बता देख लेते हैं पीवी ग्राफ, सब एक साथ देख के चलते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस, तो थर्मल इज रिलेटेड टू व्हाट? टेम्परेचर। आइसो कांस्टेंट, तो यहाँ पर क्या कांस्टेंट हो जाता है? कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, ये टेम्परेचर इज कांस्टेंट, सो आइसोथर्मल में। ओके, अब बच्चों यहाँ पे टेम्परेचर तो है नहीं, यहाँ पे बताओ जैसे उसको पीवी ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करोगे? देखते कौन बता पाता है इसको। आइसोथर्मल को पीवी ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कैसे इनवर्सली? मतलब स्लैंटिंग लाइन नीचे। पी, अच्छा ऐसे ना, ऐसे कैसे? ऐसे ही करेंगे, करेक्ट। ऐसे कैसे करोगे बताओ? ऐसे ही करोगे ना? क्यों, देखो क्यों हमने इसको ऐसे किया किया है? पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, ये इक्वेशन मालूम है कि नहीं मालूम है? गैस, ये हमने इसमें देखा था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। ठीक है, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, ये आइडियल गैस की इक्वेशन है। ठीक है, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। नाउ यहाँ पे टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, दैट मींस एन आर टी, ये तीनों चीजें कांस्टेंट हो जाएंगी, मतलब P इंटू वी इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। तो प्रेशर जो होगा दैट इज एक्चुअली कांस्टेंट अपॉन, मतलब प्रेशर इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। इसलिए देखो ये जो ग्राफ है ना, ये कम्स आउट लाइक दिस। ठीक है, जस्ट लाइक y इज इक्वल टू k बाई एक्स, y इज इक्वल टू k बाई एक्स, उस तरह का ये जो ग्राफ है उस तरह का बन रहा है। समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं? समझा सर। हम्म, ओके। अब जरा इसमें बताओ वर्क डन कितना होगा? व्हाट, हाउ विल यू कैलकुलेट वर्क डन इन दिस प्रोसेस? आइसोथर्मल में वर्क डन कितना होगा? तो वर्क डन हम कैसे निकालते थे? ऊपर मैंने आपको बताया था, एरिया, एरिया अंडर अ कर्व ना। कहाँ कहाँ गया? निकल लिखा है ना कहीं मैंने? हाँ, एरिया, ये एरिया अंडर अ कर्व। ठीक है, तो अब यहाँ पर यही यही मेथड यूज, मेथोडोलॉजी बेसिकली विल यूज दैट टू कैलकुलेट वर्क डन। V initial and V final. So work done is P dV from initial to final. ठीक है बच्चों? ठीक है कि नहीं? वर्क डन इज हाउ मच?
P कितना हो गया? P को आप क्या लिख सकते हो? P इक्वल्स टू एन आर टी इज इक्वल टू एन आर टी बाई वी। लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? P को एन आर टी बाई वी। अगर आपने यही डेरिवेशन केमिस्ट्री में किया होगा और अगर गैस एक्सपैंड करे तो यहाँ पे आप एक नेगेटिव साइन भी लगा देते हैं, ठीक है? अगर केमिस्ट्री में कर रहे हो और गैस एक्सपैंड करी तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लग जाता है। मैंने बताया केमिस्ट्री में कन्वेंशन उल्टा है। उल्टा इन द सेंस क्योंकि हम वहाँ पे सराउंडिंग्स के टर्म्स में इक्वेशन बना रहे हैं, करेक्ट? इसलिए वहाँ पे फिर नेगेटिव साइन आ जाता है। जल्दी से बताओ क्या आएगा ये? सॉल्व इट एंड टेल मी क्या आएगा ये फाइनल एक्सप्रेशन हमारा आपका। जल्दी से बताओ मुझे। So now if I solve this, I get ln is log to base e, this b and this is b initial to b final. ये कितना आ जाएगा? nrt log of b final upon b initial। ठीक है? समझ में आई बात कि नहीं आई? समझ में आई बात? Yes. Yes. Okay, so this is work done in an isothermal process। चलो तो अब जरा मुझे एक बात बताओ। अब देखो तुम्हें क्वेश्चन कैसे पूछता है। क्या आइसोथर्मल में तुम्हारा वर्क डन, क्या ये दो लाइन कभी इंटरसेक्ट कर सकती है? आइसोथर्मल में क्या ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती है कभी? बताओ। कैन टू आइसोथर्मल लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर? नो यस जो भी है आपका, मुझे आंसर जल्दी से बताओ। बताओ जल्दी से। इंटरसेक्शन हो सकते हैं इन दोनों दो आइसोथर्मल लाइंस का कभी भी? देखो यहाँ पर क्यों ये दो लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं? देखो ये तो एक टेम्परेचर बता रहे हैं ना। This is telling you some temperature T1 and this line tells you some temperature T2। तो अब इंटरसेक्ट करी मतलब कुछ गड़बड़ हो गया नहीं? अगर ये इंटरसेक्ट कर रही है मतलब क्या हो गया? इट इज कॉन्ट्रडिक्टिंग इटसेल्फ ना। अगर ये T2 टेम्परेचर था और ये T1 टेम्परेचर तो दे कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, करेक्ट? तो हमेशा आइसोथर्मल लाइंस कैसे होती है? हमेशा ऐसे होती है। ये मान लो T1 है, T2 है ये। बताओ यहाँ पे कौन सा टेम्परेचर बड़ा होगा? विच टेम्परेचर इज ग्रेटर? T1, T2, T3? Which temperature is greatest? T1, T2, T3? जल्दी से बताओ। T3. T3 बड़ा होगा। बाकी बच्चे? बाकी बच्चों का क्या? व्हाट डू यू थिंक? यस, बाकी बच्चे जल्दी बताओ। बाकी बच्चे? यस, 3, 2, 1। व्हाट इज द रीजन T3 इज ग्रेटर? T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर। सबसे कम टेम्परेचर T1 होता है। देखो इसको हम कैसे देखते हैं। अगर मान लो मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करी,
अगर मान लो मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी, देखो सबसे कम, ऑब्वियसली दिस इज पी एंड बी, सबसे कम पी जो है किसका है, सबसे कम पी इसका है, उसके बाद उससे ज्यादा पी इसका है, उससे ज्यादा पी इसका है ना। सो दिस इज P1, P2 एंड P3। सो P1 इज ग्रेटेस्ट ना, P1 जो है वो सबसे बड़ा है, फिर P2, फिर P3, लाइक दैट। सो सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, P3 इज ग्रेटेस्ट, मैंने, आई एम सॉरी, P3 इज ग्रेटेस्ट, देन P2, देन, अब वॉल्यूम तो सेम है ना, वॉल्यूम इस पॉइंट पे सबका सेम है, तो अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करता हूँ तो इनइक्वालिटी में कुछ चेंज नहीं आएगा, ठीक है। और हमें क्या पता है, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, इसको आप चाहिए तो एन आर टी लिख लो। अज्यूमिंग ऑब्वियसली यहाँ पे हमें एक चीज अज्यूम करनी पड़ेगी, नंबर ऑफ मोल्स आर कांस्टेंट। मैंने उल्टा लिख दिया क्या, हाँ बराबर, ठीक है, फॉर आइडियल गैस है, और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आर काइंड ऑफ कांस्टेंट। यहाँ पर देखो T3 जो है दैट विल बी ग्रेटेस्ट फॉर, ठीक है। समझ में आई ये बात, समझ में आई ये बात कि नहीं आई? यस सर। तो ध्यान रखो, यस आइसोथर्मल में जो वर्क डन होता है वो कितना होता है, इतना होता है, एनआरटी लॉग ऑफ वी एफ बाई वी आई, ओके। इसके बाद एक और प्रोसेस आता है जिसको हम एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं, इसको मैं और डिटेल में लूंगा, ऑब्वियसली 10 मिनट में तो एडियाबैटिक प्रोसेस नहीं ले सकते, पर आपको पता रहना चाहिए, बिकॉज अभी आप कुछ प्रॉब्लम जब सॉल्व करो तो ये सब चीजें आपको मिल सकती हैं। यस यस, लिखना है, हाँ, आई विल गिव यू टाइम फॉर राइटिंग, मैं लिखने का टाइम दे दूंगा, डोंट वरी। सर, मैं कुछ हाँ अलग पूछ रही थी कि वो आइसोथर्मल प्रोसेस में रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल भी होता है ना? ओके, मैं बता दूंगा रिवर्सिबल इरिवर्सिबल क्या होता है, बता दूंगा मैं रिवर्सिबल इरिवर्सिबल क्या होता है। तो ओके ऑब्वियसली अगर यहाँ से आ जाए तो एरो से आप दिखा सकते हो यहाँ पे, करेक्ट। अगर आपका सिस्टम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रहा है तो जस्ट शो इट बाय एरो, अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रहा है शो इट बाय एन एरो। बेसिकली यहाँ पे हमें टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। अच्छा ठीक है, मैं पहले एडियाबैटिक पर आता हूँ, फिर आइसोथर्मल में और भी कई इंटरेस्टिंग चीजें जो हम बोल सकते हैं। तो एडियाबैटिक अभी फॉर टाइम बिंग अभी आप समझ लो क्या होता है। अभी हमने क्या क्या देखा था, डेल्टा यू वॉज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, करेक्ट। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में सिस्टम में हीट जा भी नहीं सकती, सिस्टम से हीट आ भी नहीं सकती है, तो इस केस में क्या होता है, डेल्टा क्यू वाला टर्म जीरो हो जाता है, तो डेल्टा यू देखो माइनस डेल्टा डब्ल्यू हो गया। अब ये क्या बता रहे हैं हमें, ये इक्वेशन क्या बता रही है, एडियाबैटिक प्रोसेस में ये जो इक्वेशन है हमें ये बता रही है कि अगर भाई हम सिस्टम को हीट नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, तो सिस्टम क्या करेगा, जो मॉलिक्यूल्स की है उसी को यूज करके वो कुछ तो वर्क डन कर लेगा, और मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा, मतलब यहाँ पे इंटरनल एनर्जी कम हो गई, डेल्टा यू नेगेटिव आ रहा है ना यहाँ पे, मतलब क्या हुआ, इंटरनल एनर्जी सिस्टम की कम हो गई, ठीक है। इंटरनल एनर्जी कम हो गई तो इससे क्या हुआ, व्हाट हैपेंड बिकॉज ऑफ दैट, अगर आप उसको टच करोगे तो देखोगे कि सिस्टम जो एक्चुअली वो ठंडा हो गया है, करेक्ट, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना मॉलिक्यूल्स के पास खुद का कुछ एक एनर्जी होता है, रोटेशनल एनर्जी, फिर ट्रांसलेशनल एनर्जी, कई कई तरह की एनर्जीज होती हैं, पोटेंशियल एनर्जी एंड ऑल दैट, करेक्ट। तो अब अगर आप एनर्जी सप्लाई नहीं कर पा रहे हो, सिस्टम को तो वर्क डन करना है, तो सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम कहाँ से एनर्जी ले लेगा, जो उसके पास इंटरनल एनर्जी थी उसको यूज कर लेगा और वो ठंडा पड़ जाएगा। तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और आप इसको रिलेट भी कर सकते हो शायद से, फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस। जब भी गैस को सडनली आप एक्सपैंड कराते हो ना, तो दैट्स एक्चुअली एन एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। गैस ऐसे आई यहाँ पे और उसको आपने सडनली एक्सपैंड करा दिया, ठीक है, सडनली आपने उसको यहाँ पे एक्सपैंड करा दिया, गैस को सडनली एक्सपैंड करा दिया। तो जैसे ही गैस एक्सपैंड होगी, तो एक्सपैंड करने के लिए उसको कुछ वर्क डन चाहिए ना, तो वर्क डन कहाँ से लेगी वो, क्योंकि आपने तो कोई एक्सटर्नल हीट सोर्स या कुछ ऐसा यहाँ पे लगाया नहीं है, तो वो
मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी से ही हीट एब्जॉर्ब कर लेगी. इनफैक्ट दिस इज अ प्रिंसिपल विच इज यूज्ड इन एयर कंडीशनर्स. एयर कंडीशनर्स यूज दिस प्रिंसिपल. एसी जिसको बोलते हैं ना, ठीक है. आप देखो एसी में एक दो पाइप होंगे, एक में ठंडी ठंडी मतलब क्या बोलते हैं, ठंडी गैस होगी, एक में थोड़ी गर्म गैस होगी. तो ठंडी वाली मतलब क्या हुआ, उसका फ्री एक्सपेंशन हो चुका है उस गैस का, जिसकी वजह से उसने कुछ टेम्परेचर लूज किया है. रेफ्रिजरेटर्स आल्सो यूज द सेम प्रिंसिपल, फ्री एक्सपेंशन. तो कहीं हमें कुछ कूलिंग करना रहता है तो हम एडियाबैटिक प्रोसेस का यूज करते हैं. ठीक है, समझ में आई बात? तो एक और छोटा सा कंसेप्ट रह गया था, मैं आपको बताना भूल गया था, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल. चलो जल्दी से देख लेते हैं रिवर्सिबल क्या होता है और इरिवर्सिबल क्या होता है. देखो अभी तक हमने जो जितना हमने 8 9 10th में पढ़ा है रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, हमने क्या पढ़ा है, अगर आइस मेल्ट हो रही है तो रिवर्सिबल प्रोसेस है. ठीक है, evaporation of water is a reversible process, chemical changes are irreversible process. Correct, आपने शायद जूनियर क्लासेस में यही पढ़ा होगा. बट दैट्स नॉट अ वेरी करेक्ट डेफिनेशन ऑफ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस. हमें उस प्रोसेस को थर्मोडायनेमिक्स के थ्रू समझना है. ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स के थ्रू जब तुम समझोगे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को, तो रिवर्सिबल बहुत ही सिंपल है. देखो अगर तुम्हारा प्रोसेस एकदम एग्जैक्ट, सपोज तुम यहाँ से यहाँ तक गए, दिस वाज इनिशियल पॉइंट एंड मान लो दिस वाज फाइनल पॉइंट. दिस इज फाइनल पॉइंट. ठीक है, इनिशियल पॉइंट एंड दिस प्रेशर, दिस इज वॉल्यूम. सो दिस इज इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज फाइनल पॉइंट. ठीक है, तो जब तुम इसको यहाँ से यहाँ तक लेके आए, मान लो किसी गैस को, ठीक, अब तुम्हें इसको दोबारा उसी पॉइंट पर लेके जाना, तो एक्चुअली में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि स्लाइटली पाथ जो चेंज हो जाता है. अगर तुम इसको फिर से इसी सेम प्रेशर पे लेके आओगे तो इसी पाथ से जाएगा, ऐसे गैस की कोई गारंटी नहीं है. ठीक है, तो गैस हो सकता है ऐसे चली जाए. समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? ठीक है, लेकिन अगर तुम उसको इसी पाथ से लेके जाओगे, अगर तुम उसको इसी पाथ से लेके जाओगे, देन दैट प्रोसेस नोन एज रिवर्सिबल प्रोसेस. अदरवाइज इट्स एन इरिवर्सिबल प्रोसेस ओनली. प्रोसेस मतलब क्या हो गया, प्रोसेस में एक सर्टेन कंडीशंस मीट होती हैं. ठीक है, अगर मैं इसको पहले ऐसे लेके गया फिर इसको ऐसे लेके गया, मतलब मेरा प्रोसेस अभी चेंज हो गया ना, मेरा प्रोसेस चेंज होगा. तो रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब क्या हुआ, आपको इसको सेम पाथ से लेके जाना है, देन इट इज कंसीडर्ड एज रिवर्सिबल प्रोसेस अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स. इसके लिए आई पुट अ पिक्चर, आई विल जस्ट शो यू इन लैबोरेटरी हाउ वी come very close to reversible processes. Just a second ना, I'll just put a picture over here. Okay, तब यहाँ पे आपकी कुछ मिथ्स अगर आपके मन में क्रिएट हो रही है आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में, तो वो शायद यहाँ पे कुछ क्लियर हो जाएंगे. तो देखो यहाँ पर हमने कुछ लेड शॉट्स रखे, दिख रहे हैं, छोटे छोटे एकदम छोटे छोटे लेड शॉट्स रखे हैं. ठीक है, तो अगर आप इन छोटे छोटे लेड शॉट्स को धीरे धीरे रखते जाओगे रखते जाओगे रखते जाओगे रखते जाओगे ना, तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम यहाँ प्रेशर इंक्रीज हो रहा है. करेक्ट, दैट मीन्स वी आर गोइंग फ्रॉम एफ टू आई. यहाँ पे हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, और फिर छोटे 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 लेड शॉट्स को जब आप रिमूव करोगे, दैट मीन्स वी आर मूविंग फ्रॉम आई टू एफ. ठीक है, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? समझ रहे हो बात को? Yes, sir. तो ये एक वेरी क्लोज टू रिवर्सिबल प्रोसेस है. दिस इज एक्चुअली अ रिवर्सिबल प्रोसेस, नॉट दैट इज बीइंग टॉट इन योर जूनियर क्लासेस कि आइस टू वाटर एंड वाटर टू आइस इज रिवर्सिबल. तो दैट्स ठीक है, बच्चों के समझाने के लिए ठीक है, बट अभी आप बड़े हो गए हो. ठीक, अच्छा यहाँ पर बच्चों एक और चीज देखो, दिस इज एक्चुअली एन आइसोथर्मल प्रोसेस. करेक्ट, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में देखो क्या किया है, नीचे आपको एक ये दिख रहा है, थर्मल रिजर्वायर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सीइंग दिस थर्मल रिजर्वायर,
देखो थर्मल रिजर्वायर दिख रही है। तो ये सीइंग दिस बच्चे थर्मल रिजर्वायर, ठीक है। तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि जब भी हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस होता है उसमें केवल टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। उसमें ऐसा नहीं कि आप एनर्जी नहीं दे सकते हो, मतलब इट्स नॉट लाइक इट्स एन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। इसीलिए हमने दो अलग अलग प्रोसेस को डिफाइन अलग अलग यहाँ पे किया है। एडियाबैटिक प्रोसेस अलग है और आइसोथर्मल प्रोसेस अलग है। आइसोथर्मल में टेम्परेचर केवल कांस्टेंट है, बट आप एनर्जी का आदान प्रदान कर सकते हो उसमें। एनर्जी कैन एंटर एंड एनर्जी कैन लीव द सिस्टम। एडियाबैटिक में ऐसा नहीं होता, इसीलिए एडियाबैटिक का अगर आप ग्राफ देखोगे, एडियाबैटिक का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है। अगर आइसोथर्मल का ऐसा है तो एडियाबैटिक का ऐसा रहेगा, you know? मतलब सिस्टम विल ऑलवेज कूल फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात को। एनीवेज इस पर हम और थोड़ी डिस्कशंस करेंगे इन आवर अपकमिंग सेशंस। तो अभी अगर अभी तक हमने जो अभी किया इसमें किसी बच्चे को कुछ डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो हम लोग फिर विल एंड दिस सेशन।